हाँ, तो आज का टॉपिक मैंने कहा जैसे कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंडल के एक्सेप्शन को। मेंडल का जो एक्सेप्शन था बाबू, वो देखा जाए तो मेंडल के दो लॉज थे। मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ। ये क्लास 10th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्लास 12th का तो ये पार्ट ही है और बहुत मेजर पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। टॉपिक का नाम है मेंडल्स, मेंडलिज्म। जैसे कि आप सब जानते हो ऑलरेडी, मेंडल्स के दो लॉ थे। पहला लॉ कौन सा था? लॉज ऑफ डोमिनेंस। लॉज ऑफ डोमिनेंस मेंडल का सबसे पहला लॉ, जिसमें वो बताया था कि हाँ भाई फैक्टर जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आज हम जीन बुलाते हैं। दूसरा क्या बताया था उन्होंने कि अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं आपके डिसिमिलर, तो उसमें जो हावी हो जाएगा, जो एक्सप्रेस करेगा अपने कैरेक्टर को, वो जीन के वो डोमिनेंट कहलाएगा, और जो नॉन एक्सप्रेसिबल होगा वो रिसेसिव कहलाएगा। ठीक है, वो सारी बातें हो गई थी। तो पहला था लॉज ऑफ डोमिनेंस। दूसरा था लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, दो लॉज थे हमारे पास बाबू। अब जरा ध्यान से समझना एक बात को। हमारे लॉज ऑफ सेग्रीगेशन जो था ये एक यूनिवर्सल लॉ था। लॉज ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? यूनिवर्सल लॉ था। यूनिवर्सल लॉ का मतलब होता है देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ। इस लॉ का एक भी अपवाद नहीं था। देयर इज नो एनी एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ, एक भी एक्सेप्शन नहीं था। सारे के सारे इसके सूट बैठते, फिट बैठते थे। सारे कंसेप्ट्स पे इसके ये जो लॉ था वो फिट बैठता था, कहीं भी एक्सेप्शन नहीं था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, आपका जो है जितने भी बीच में पढ़ने वाले मल्टीपल एलिज्म, सबके अंदर इसका ये जो सेग्रीगेशन वाला लॉ था वो फिट बैठ रहा था, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ कहा गया। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा मेंडल का लॉ जो था वो यूनिवर्सल है, जिसका कोई अपना अपवाद नहीं है, तो वह है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। लेकिन अगर लॉज ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो भाई इसके अपवाद ही अपवाद है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो इसके एक्सेप्शंस मैं यहां डिस्कस कर देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जरा इसके एक्सेप्शंस, मैंने कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। इसके अगर एक्सेप्शंस की बात करूं बाबू, तो सबसे पहला एक्सेप्शन था इसका, सबसे पहला लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहला ही एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पहला। दूसरा एक्सेप्शन था को डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तीसरा एक्सेप्शन था मल्टीपल अलेलिज्म। क्या था बाबू? मल्टीपल अलेलिज्म। देखो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बनने के पूरे प्रोबेबिलिटीज हैं आपके। ठीक है, कि कौन एक्सेप्शंस थे, कौन यूनिवर्सल था, मेंडल के लॉज कितने थे, कहां मेंडल फेल हो गया था। तो ऐसे आपको घुमा घुमा के मैनिपुलेट करके आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे यहां से। तो आप हर तरह से, हर संभव जो अपने आप को तैयार रखना कि कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन का है वो कौन सा है? लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ठीक है, चलिए मैं सिखाता हूं आपको कि कैसे ये मेंडल का एक्सेप्शन था। देखो मेंडल ने क्या बोला था। मेंडल ने कहा था कि अगर हम किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को, जैसे हमने टॉल को डॉर्फ से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में मुझे सारे के सारे बच्चे लंबे मिले थे, सारे टॉल मिले थे, कोई भी उसके अंदर ब्लेंडिंग नहीं था, सारे कंप्लीटली टॉल मिले मुझे। जब मैंने उसी क्रॉस को F2 में परफॉर्म करा, सेल्फिंग कराया कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो मुझे एक जो था वो होमोजाइगस डोमिनेंट मिला, दो मुझे हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिला, और फिर एक मुझे होमोजाइगस रिसेसिव मिला। मतलब वहां तीन लंबे मिले फिनोटिपिकली और एक छोटा मिला, और जीनोटिपिकली एक परफेक्ट होमोजाइगस लंबा था, दो आपके हेटेरोजाइगस लंबे थे, और एक आपका होमोजाइगस रिसेसिव था। ये आपको समझ में आ गया था। लेकिन यहां पे इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में क्या हुआ बाबू, कि मेंडल फेल हो गए। मेंडल को ये लगता था, या मेंडल के हिसाब से सबको यही लगता था, कि अगर हम किसी डोमिनेंट को रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं तो F1 कैरेक्टर में सारे के सारे लंबे होंगे। तो अगर सारे बच्चे लंबे हो रहे हैं तो क्या वो अपने पेरेंट्स के जैसे हैं कि नहीं है? भाई एक बात बताओ मुझे, अगर पेरेंट लंबा है, पेरेंट टॉल है, एक पेरेंट डॉर्फ है, मान लेते हैं मेल जो है वो लंबा है और एक फीमेल जो है वो डॉर्फ है, मान लेते हैं, तो F1 क्रॉस में सारे क्या हो गए? सारे क्या हो गए बाबू? टॉल हो गए। तो अगर सारे टॉल हो गए तो ये जो बच्चा टॉल हुआ है सारा, ये चार के चार बच्चे टॉल हुए, क्या ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं कि नहीं है? अरे एक पेरेंट्स तो टॉल है ना, तो पेरेंट्स तो मिलता जुलता है भाई, डेफिनेटली मिल रहा है यार, साफ साफ दिख रहा है। तो बेटा पेरेंट्स तो अच्छे से मिल रहा है ये, और एक कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स तो कंप्लीटली रिजेंबल कर रहा है, और कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रहा। टॉल और डॉर्फ है तो कंप्लीटली सारे बच्चे क्या हो गए? टॉल। ऐसा नहीं कि आपने 6 फुट वाले बच्चे को अगर 3 फीट से क्रॉस कराया, 3 फीट वाले बच्चों को, तो आपके पास 4 साढ़े 4 फीट वाले बच्चे मिलेंगे। नहीं, अगर 6 को 3 से कराया है तो सारे बच्चे F1 में क्या मिले थे? मुझे 6 ही मिले थे, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ था।
लेकिन देखो बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो गया, बहुत प्यार से समझो इस कंटेंट को। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर थोड़ा भी मैंने कहा ना, थोड़ा भी अगर आपका स्लिप होगा माइंड, थोड़ा भी कंसंट्रेशन आपका जो है फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट करोगे अपने आप को, ये आपका उड़ जाएगा, टॉपिक ही उड़ जाएगा, नहीं समझ आएगा। 10th में उड़ा के आए हो ना ये टॉपिक, 12th में संभाल लो, ठीक है, क्योंकि फिर 10th वाला जो है वो तो वैसे ही बहुत कम था, 12th आखिरी मौका है, अब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ना आप लोग को ना, ठीक है। तो प्लीज ये आखिरी टाइम है, ध्यान से समझेंगे। तो देखिए बाबू, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पहले इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने जिसने स्टडी करा था उनका नाम था कार्ल्स कोरेंस। क्या नाम था? कार्ल्स कोरेन, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना। अच्छा, इनका नाम पहले भी बताया था मैंने, मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा था। 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल्स कोरेंस, वैन टेशमार्क और तीसरे कौन से थे? ह्यूगो डी वेरिस। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कार्ल्स कोरेंस वही है जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को दिया। इन्होंने कहां दिया था? इन्होंने 2 प्लांट लिया था, बात ही नहीं, इन्होंने प्लांट के कलर पे किया था, ठीक है, फ्लावर कलर पे। किसके कलर पे? फ्लावर के कलर पे। और किस प्लांट के? स्नैप ड्रैगन। क्या प्लांट का नाम था? स्नैप ड्रैगन, ठीक है, स्नैप ड्रैगन। स्नैप ड्रैगन का दूसरा नाम भी याद कर लो, डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर। और एक और नाम है इसका एंटीराइनम, एंटीराइनम मेजस। क्या नाम है? एंटीराइनम मेजस। ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इसके ही नाम है, तीनों ही इसके नाम है। डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, एंटीराइनम मेजस भी बोलते हैं। एग्जाम में कौन से नाम से क्वेश्चन पूछेगा ये मुझे भी नहीं पता, इसे तीनों याद करो आप, है ना, तीनों पूछ सकता है। दूसरा जो था, दूसरा एक और प्लांट लिया था, उसके भी फ्लावर कलर को ही देखा गया था, और वो था प्लांट मिराबिलिस जलाप, मिराबिलिस जलाप, ठीक है, या जलापा भी बोलते हैं, मिराबिलिस जलापा। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट, ठीक है, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है गुलबंसी, ठीक है, गुलबंसी प्लांट हिंदी वगैरह में बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता था श्री कृष्ण जो थे वो जब सुबह सुबह बांसुरी बजाते थे, सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है ना, तो उस समय पे ये खिल जाया करता था, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया 4 o'clock प्लांट, क्योंकि एकदम अर्ली मॉर्निंग जो ये खिल जाता है, बहुत प्यारा लगता है ये। तो वो बांसुरी से ऐसा माना गया था माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको गुलबंसी भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इन पे स्टडी किया गया था, और इनके स्टडी में कुछ पता किया गया कि ये किस तरीके से लॉज ऑफ डोमिनेंस को वायलेट कर रहा है, किस तरीके से बर्बाद कर दिया, लॉज ऑफ डोमिनेंस की ऐसी तैसी खत्म कर दी इसने अपने कंसेप्ट से। मतलब तुम ये सोचोगे कि लॉस ऑफ डोमिनेंस तो वाहियात था, उसको दिया ही क्यों गया था, इस तरीके से इसने धज्जियां उड़ाई उसकी। अब करा क्या, देखो सुनो क्या हुआ। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या था बेटा, सबसे पहले क्रॉस क्या हुआ, रेड फ्लावर थे। कौन से फ्लावर थे? रेड को क्रॉस करा व्हाइट से। रेड फ्लावर किससे क्रॉस किया गया? व्हाइट से। हमारे पास क्या था? रेड फ्लावर, है ना, हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सा है? रेड फ्लावर है, ठीक है। रेड को किससे क्रॉस कराया गया? व्हाइट से, ठीक है। हमारे पास दूसरा प्लांट कौन सा हुआ? व्हाइट वाला। तो रेड को हमने व्हाइट से जो है फ्लावर को इस तरीके से क्रॉस कराया। तो एक बात बताओ, अगर मेंडल ताऊ के अकॉर्डिंग बात करें, कौन से ताऊ? मेंडल ताऊ, है ना। मेंडल ताऊ क्या बोलते हैं? मेंडल ताऊ बोलते हैं भाई F1 क्रॉस में सारे बाड़ा क्या होने चाहिए? रेड। अरे भाई सारे बाड़ा क्या होने चाहिए? रेड, है ना भाई। क्यों रेड होने चाहिए? क्योंकि भाई वो एक पेरेंट्स को रिसेंबल करेगा, और वो पेरेंट्स कैसा होगा? डोमिनेंट वाला, क्योंकि रेड क्या है भैया? डोमिनेंट है। व्हाइट क्या है भैया? रिसेसिव है। तो ये डोमिनेंट को फॉलो करेगा, और सारे क्या होंगे? रेड होंगे। लेकिन कांड हो गया। क्या हो गया? कांड। अच्छा, अगर मेंडल के अकॉर्डिंग F2 देखोगे तो क्या होगा भैया? क्या होगा? अरे भैया 3 लाल होंगे ना, 3 लाल होंगे, एक वायलेट होगा, सॉरी व्हाइट होगा। क्या होगा बाबू? व्हाइट होगा। अरे बोलो लाल फूल, लाल फूल उजला फूल, मेंडल भैया ब्यूटीफुल, है ना। तो रेड है और क्या हुआ? व्हाइट हुआ। तो ये तो F2 के अकॉर्डिंग हुआ। लेकिन कार्ल्स कोरेंस हो गए शॉक, क्योंकि ऐसा कोई रिजल्ट निकला ही नहीं। भाई मेंडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो रिजल्ट क्या निकला? सुनो, रिजल्ट ये निकला कि रेड निकला, रेड नहीं आया। एक्चुअली में क्या आ गया? पिंक आया। क्या आया भाई? पिंक आया। रेड नहीं आया, क्या आया? पिंक आ गया। अब रेड आया ही नहीं, कंप्लीटली पिंक आ रहा है। और F2 के अंदर क्या हुआ? एक रेड आया, 1 रेड, 2 क्या आया? पिंक, और एक फिर से क्या आ गया हमारे पास? व्हाइट आ गया। तो देखो ना, धजिया उड़ी कि नहीं उड़ी उसके? यहां तो ब्लेंडिंग जैसा कुछ दिख रहा है हमें। अरे दिखा नहीं दिखा कुछ हद तक तो यहां जो पिंक आया बाबू, यहां जो पिंक आया वो कौन से जनरेशन में आया? F1 में। तो क्या ये अपने पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा है? नो रिजेंबलेंस, नो रिजेंबलेंस, मतलब विद पेरेंट्स
नन, या फिर लिख सकते हो नो रिजेम्बलेंस विद नन ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, विद नो विद नॉट अ पेरेंट्स, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स लिख सकते हो, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स, है ना, एक भी पेरेंट से रिजेम्बलेंस नहीं हुआ, नो रिजेम्बलेंस विद नॉट फ्रॉम एनी पेरेंट्स। थोड़ा इंग्लिश ऊपर नीचे हो गया है बट आप समझ जाओ, है ना, मतलब पेरेंट से रिजेम्बलेंस नहीं हुआ, क्योंकि पेरेंट्स एक क्या थे प्रॉपरली, रेड थे, और दूसरे पेरेंट्स क्या थे, पिंक। लेकिन बच्चा क्या पैदा हो गया, सॉरी व्हाइट था, और बच्चा क्या पैदा हो गया, पिंक। तो पिंक तो नहीं बाप था और नहीं हमारी उनकी माँ थी, तो नहीं उनकी पिताजी थे, नहीं उनकी माँ थी, और बच्चा पिंक पैदा हो गया। तो भाई ये चिंता का विषय हो गया ना, काज कोरेन शॉक, अबे ये क्या रिजल्ट आ गया, हाँ, है ना, तो ये तो बहुत चिंता की विषय होगी। अच्छा सेम ये सेकंड क्रॉस में हुआ, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ रेशियो क्या आएगा, यहाँ रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आया, अरे आया कि नहीं आया, ये कौन सा रेशियो है, F2 में कौन सा रेशियो है, जीनोटाइपिक रेशियो है कि नहीं भाई। अच्छा अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ये तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, मतलब जीन के अंदर से दिख रहा है, क्या अब ये फिनोटाइपिक रेशियो भी हो गया, नहीं समझे, अरे बच्चा अब क्या प्रॉपर्ली दिख रहा है, रेड, पिंक और व्हाइट। अगर आप कलर से देखो तो कैपिटल आर क्या शो कर रहा होगा, रेड, मैं मान लेता हूं ये कैपिटल आर है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल आर, ठीक है। तो पहला क्रॉस तो इनके बीच कराया होगा तुमने, तो सारे क्या होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस आए होंगे सारे, और सारे क्या हो गए इस, अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर वाला क्या हो गया, यहाँ पे पिंक हो गया है। तो यहां बताओ क्या हुआ होगा, यहां कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करोगे ना आप, कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फिंग करोगे, तो इसको सेल्फिंग करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो कैपिटल आर दो आएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक आएगा स्मॉल आर। तो भैया ये क्या हो गया, रेड हो गया कंप्लीटली, ये क्या हो गया भैया, पिंक हो गया, और ये क्या हो गया भैया, व्हाइट हो गया। अरे बोल यार, हुआ नहीं हुआ। तो बताओ आप फिजिकली अगर देख रहे हो, सामने से अगर देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है, एक बालक क्या हो रहा है, रेड, दो बालक क्या हो रहे हैं, पिंक, और एक बालक क्या हो रहा है, व्हाइट हो रहा है नहीं हो रहा, क्या फिजिकली ये चीज दिख रहा है आपको। अच्छा क्या अगर फिजिकली दिख रहा है तो जेनेटिकली तो डेफिनेटली हो रहा होगा। तो ये एक ऐसा लॉ है जिसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है बाबू, सेम है, दोनों ही क्या है, सेम है। अरे बीच में कैसे तेरे, सुन चुपचाप, कान फट गया अब तुम लोग उससे बुलवा रहे हो सब, उससे हम जानते नहीं, तो कुछ समझ आया तो वैसे भी नहीं रहा मैं, तो बोलो सर को थोड़ा सा बोलने के लिए ना, आगे आओ, चल उठ के आगे बैठ, समझ आया, यही था आपका क्या, लॉज ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेशियो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे, एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आएगा, समझ जाओगे, लॉज ऑफ डोमिनेंस कैसे फेल हुआ ये भी समझ गए, अरे बोलो, क्रॉस समझ में आ गया, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक लॉजिक समझ आ गया, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन अभी भी वायलेट नहीं हो रहा है, कैसे देखो, व्हाइट तो अभी भी आ रहा है ना, रिसेसिव ने अपना अस्तित्व कहां खोया, अभी व्हाइट तो दिख रहा है। क्या F1 क्रॉसिंग में सारे पेरेंट्स रिजेंबल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नो रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से कोई रिजेंबलेंस नहीं हो रहा है, ये लाइन हटा ही देता हूं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, नो रिजेंबलेंस विद पेरेंट्स, पेरेंट्स से कोई रिजेंबलेंस नहीं हो रहा, पेरेंट्स एकदम डिफरेंट है। यही था आपका लॉस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक सवाल आपके इसके रेशियो के ऊपर, एक सवाल आपके एग्जाम्पल के ऊपर, और मे भी एक सवाल आपके इसके क्रॉस के ऊपर। इन तीनों में से कोई एक सवाल किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग मैनिपुलेशन के तरीके से। होप कि आपको इसमें से कोई सवाल नहीं छूट सकता, अब नहीं छूटेगा, पल्ले पड़ गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है, इसको कॉपी करो। इसके पीछे, हाँ बाबू, तो नेक्स्ट है को डोमिनेंस। देखो समझो इसको, अगला एक्सेप्शन हमारे पास को डोमिनेंस। को डोमिनेंस करना है, इसको भी रिकॉर्ड कर ले, इसको भी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। हाँ हमारे पास है को डोमिनेंस। सुनो, को डोमिनेंस क्या कहता है बेटा, कि को वर्ड का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव डोमिनेंस, किसी भी चीज का इकट्ठा, किसी भी चीज का साथ में डोमिनेंसी शो होना। अब तक में क्या था, रिसेसिव की भी बात हो रही थी, डोमिनेंट की भी बात हो रही थी, दोनों की बातें हो रही थी। चाहे हमने अभी रिसेंटली इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, वहां भी तो डोमिनेंट और रिसेसिव की बात हुई, रेड की बात हुई, पिंक की बात हुई, और व्हाइट की तो बात अभी भी चल रही है ना। तो व्हाइट की बात अगर चल रही है तो मतलब रिसेसिव का बात अभी भी हो रहा है, रिसेसिव को हम इग्नोर नहीं कर रहे, रिसेसिव चल रहा है अभी भी। तो यहां पे हमारे पास को डोमिनेंस में ऐसा है ना, दो चीज है और दोनों साथ में डोमिनेंट हो गया है, वो अलग अलग चीज
लेकिन डोमिनेंसी क्या है उसकी, साथ में हो रही है। तो को मतलब होता है एक तरह से कोऑपरेटिव डोमिनेंसी, इकट्ठा डोमिनेंसी होना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, दो लोगों का इक्वल पार्टनरशिप होना किसी भी बॉन्डिंग के अंदर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, म्यूचुअल बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो सेम यहां पे यही है, म्यूचुअल डोमिनेंसी है, कोऑपरेटिव डोमिनेंसी है, इकट्ठे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, को डोमिनेंस। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वैसे आपके एनसीईआरटी में जो है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है इसका, वो दिया है एबी ब्लड ग्रुपिंग। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ध्यान से, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, एग्जाम्पल इज मस्ट, नॉट मस्ट, इट्स मस्ट, है ना, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल पे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा आपको, अलग अलग तरीके से बना बना के, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होगे पहले से, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, इसका कंसेप्ट वो सिखाता हूं मैं आपको फटाफट से। देखो बेटा, हमारे पास क्या होता है ना, आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन जो कि हमारे आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर, और उसके आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, उस एंटीजन के बेस पे हम ब्लड ग्रुपिंग का नाम रखते हैं। जैसे अगर हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ए, तो भाई बालक क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप का हो गया। हाँ, ए के साथ अगर आरएच भी प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया। वैसे अगर बी आरएच के साथ है तो बी पॉजिटिव हो गया। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुपिंग का हो गया। देखो जैसे यहां पे ऐसे था, एक केस और बताता हूं मैं आपको, आरबीसी है, यहां पे बी है और आरएच है, तो ये आरएच का मतलब होता है पॉजिटिव का होना, तो ये ब्लड ग्रुपिंग क्या हो गया, बी पॉजिटिव। यहां ये क्या हो गया, ए पॉजिटिव। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास आरबीसी है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली है ये, और आरएच भी है, तो ये क्या हो गया, ओ पॉजिटिव। यहां ओ का मतलब क्या है, नल, वैसे होना चाहिए जीरो, खाली, लेकिन हमने ओ बोला, चूंकि हम अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो हमने न्यूमेरिकली कोई चीज यूज नहीं करा, अपन अल्फाबेट पे ही आते हैं। अगर मैं ये बोलूं, ऐसे कोई बच्चा बताए मुझे इसको तुम क्या बोलोगे, कोई भी बालक बताए मुझे, ये कौन सा ब्लड है, बिल्कुल ओ नेगेटिव, क्योंकि इस पे आरएच भी खत्म, कोई भी एंटीजन तो पहले से ही नहीं था, आरएच भी खत्म हो गया, तो आरएच का होना पॉजिटिव शो करता है और आरएच का ना होना नेगेटिव शो करता है, तो यहां पे ब्लड ग्रुपिंग क्या हो गया, ओ नेगेटिव हो गया। ये पहले लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के ऊपर होता है, तो एंटीबॉडी कहां होता है, प्लाज्मा में होता है। कहां होता है, प्लाज्मा। अरे पता है ना, ब्लड्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड कंपोनेंट, एलिमेंट बोलते हैं जिसको। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% कवर करता है ना, और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% कवर करता है। उस 45% में कौन कौन से हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी के ऊपर कौन बैठा होता है, एंटीजन, और जस्ट उसका अपोजिट कौन फ्लो कर रहा होता है, एंटीबॉडी, जो कि कहां फ्लो कर रहा होता है, प्लाज्मा में, क्योंकि प्लाज्मा में 92% क्या होता है, वाटर होता है, 8% में प्रोटीन्स, आयन, सॉल्यूट, बाकी चीजें होती हैं। अरे बोलो, ठीक है, तो ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हो। तो अब सर ये बताओ ना कि ये बात कैसे आ रही है, तो देखो कैसे बताता हूं। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा मान लेते हैं एंटीजन है, उसके ऊपर हमारे पास ए लगा हुआ है, यहां भी हमारे पास ए लगा हुआ है। मैं कुछ केसेस समझा रहा हूं आपको, यहां ए लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ओ लगा हुआ है, यहां ए लगा हुआ है, यहां बी लगा हुआ है। ये हमारे पास कितने चांसेस हैं, 2, 4 और ये 6, हमारे 6 अलग अलग जीनोटाइप्स दिखे हमें। देखो, अगर माता जी के साइड से ए आया है, मतलब एक पेरेंट्स के साइड से, और दूसरे पेरेंट के साइड से ए आया है, तो बताओ डेफिनेटली यहां पे क्या बनने वाला है हमारे पास, बच्चा क्या हो गया, ए ग्रुप का हो जाएगा। यहां बच्चा ए है और अगला ओ है, तो यहां केस में क्या होता है, ए वाला क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और ओ वाला क्या हो जाएगा, रिसेसिव, तो बालक क्या हो जाएगा, यहां भी ए हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है भैया, यहां दोनों ही बी हैं, तो क्या मुझे बालक जो है वो बी मिलेगा, बोलो। यहां पे फिर से क्या कहानी होना भैया, बी जो है ओ पे डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट कर गया तो बालक क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है। यहां देखो, यहां दोनों ही ओ है, तो सवाल ही नहीं उठता, बालक भी मुझे ओ ही मिलेगा। बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन यहां क्या होने वाला है भैया, हाँ, मतलब यहां तो मेंडल के अकॉर्डिंग कोई एक डोमिनेंट होना चाहिए था भाई, फादर के साइड से, तो आइदर फादर कैन बी डोमिनेंट और मदर कैन बी डोमिनेंट। अगर मदर डोमिनेंट तो फादर को रिसेसिव होना पड़ेगा, और फादर डोमिनेंट तो मदर को रिसेसिव होना पड़ेगा। मतलब एक पेरेंट को तो रिसेसिव होना पड़ेगा ना यार, अगर दूसरा डोमिनेंट हो गया है तो ऐसा तो होना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, लेकिन मेंडल के अकॉर्डिंग ये चीज नहीं होगा, और पहली बार ऐसा घटना हुआ।
कि यहां पे ए और बी, अरे यार मैं बताओ, टॉल था डॉर्फ था ना, तो बच्चा एक टॉल ही ना हुआ था, एक ही टाइम पर टॉल डॉर्फ थोड़ी ना हो गया था यार। कोई इंसान एक टाइम पर या तो टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ, कोई ऐसा कैटेगरी है जिसमें टॉल डॉर्फ हो जाए। 6 फीट का बच्चा बौना है, ये क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ समझ आ रहा है आपको? तो मेंडल यहां भी फेल। तो यहां लगा सबको कि मेंडल ताऊ के अकॉर्डिंग या तो बालक ए होना चाहिए था या फिर बी, लेकिन बालक हुआ क्या? ए बी हो गया। मतलब क्या है? को मतलब कोऑपरेटिव या फिर म्यूचुअल डोमिनेंसी दिखी। मतलब ए ने भी कहा कि मैं भी अपना अस्तित्व दिखाऊंगा, बी ने भी कहा मैं भी अपना अस्तित्व दिखाऊंगा, हम में से कोई भी नहीं दबेगा, कोई भी रिसेसिव नहीं होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस में क्या हुआ था? कैपिटल टी दिखा था और स्मॉल टी दब गया था। एक सप्रेस हुआ था तो एक एक्सप्रेस हुआ था नहीं हुआ था? यहां दोनों ही एक साथ क्या हो रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं कि मैं भी डोमिनेंट और वो क्या कर रहा है? मैं भी डोमिनेंट। तो फिर हमने क्या बोला? ले भाई, को डोमिनेंस। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा कॉन्सेप्ट? पड़ा नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास क्या है? क्या है? नहीं, ये जीनोटाइपिकली है। ये जो हमने कंटेंट बताया क्या है? जीन के अंदर है। लेकिन अगर ऊपर ऊपर देखो तो क्या ही हो सकता है हमारे पास? ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या फिर ए भी हो सकता है भैया, या फिर ओ हो सकता है। यही 4 केस है। तो ए होने के क्या क्या चांसेस हैं? ए होने के चांसेस क्या हैं? दोनों पेरेंट्स ए हो या फिर एक ए और दूसरा ओ हो। अगर एक ओ और एक ए है और एक बी है तो क्या कभी ए ब्लड ग्रुपिंग हो सकता है? क्या एक बी है और एक ए है तो क्या कभी बी हो सकता है? मतलब ए अगर होना है तो तुम्हें दोनों का ए या फिर एक ए एक ओ होना जरूरी है। अगर बी होना है तो बी या फिर बी ओ होना जरूरी है। और ए बी के लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो क्या है? ए बी का खुद का होना। और ओ के लिए भी एक ही चीज जरूरी है, वो क्या होना? दोनों की साइड ओ ओ होना। क्योंकि यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना यार, यहां दोनों ही ओ हैं। तो क्या ही रिसेसिव क्या डोमिनेंट? अकेले हैं, अकेले ही जाएंगे। पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। तो फिनोटाइपिकली तुम्हें 4 दिख रहे हैं कैरेक्टर्स, और अगर जीन में जाओगे तो कितने दिखे तुम्हें? 6। अरे ये 6 है कि नहीं है बाबू? और ये कितने हैं? 4 हैं। मुझे एक बात बताओगे यार, पूछूं? इसका रेशियो क्या आएगा? रेशियो क्या निकल के आएगा? तो रेशियो कैसे? हमने किसकी बात करी है? एबी की बात करी ना। तो यार एबी का क्रॉस कराओ ना एबी से। एबी का क्रॉस एबी से कराओ, क्या दिखेगा? बोलो। ए 2 एबी और 1 बीबी। हाँ, तो क्या 1:2:1 नहीं दिखा? क्या ये उसका रेशियो नहीं होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यार एक बात बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करते थे कैपिटल टी स्मॉल टी पे, तो ये भी तो 2 अलग अलग थे, है कि नहीं? अलग अलग ट्रेड यहां पे अलील थे, यहां भी ये अलग अलग अलील था। तो यहां भी रेशियो क्या निकल के आया था? यहां भी कैपिटल टी कितनी बार आया था? 1 बार। 2 बार क्या आया था? कैपिटल टी स्मॉल टी। और 1 बार क्या आया था? स्मॉल टी। अरे बोलो, यहां भी सेम हुआ भैया। एक क्या आएगा परफेक्टली? ए 2 क्या आएंगे? ए बी और एक और क्या आएगा? बी बी। तो मतलब 1:1 में कौन आएगा? ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा। 2 रेशियो कौन आएगा? ए बी वाले आएंगे। और 1:, में तो ये 1:2:1 हुआ कि नहीं हुआ? क्या फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली सेम आया फिर यहां भी? तो इसका रेशियो भी क्या आंसर आएगा? 1:2:1। इनकम्प्लीट का रेशियो क्या आया था? 1:2:1। लॉज ऑफ डोमिनेंस में जीनोटिपिकली रेशियो भी क्या आया था? 1:2:1। नहीं आई बात समझ में? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? रट्टा नहीं मारना है। कंसेप्चुअली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छे से क्लियर है? अच्छे से आया सबको समझ? छाप लो। हाँ, तो मैं यहां पे एक चीज समझा रहा था आपको। मैंने आपको जब ये टॉपिक समझाया तो मैंने एक और वर्ड यूज किया था, मल्टीपल अलेलिज्म वर्ड यूज किया था। क्या होता है मल्टीपल अलेलिज्म? किसी कुछ पता है? बोलो। एक जीन मल्टीपल, मतलब कैसे समझाओ? इस एग्जांपल पे समझाओ क्या है? हाँ नहीं, एग्जाम्पल नहीं, समझाओ ना, बाकी बच्चों को समझ में आ जाए। तुमने इसके पहले अंग्रेजी में एक लाइन बोला कि एक जीन मल्टीपल क्या पता नहीं कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया। अगर तुम्हें किसी को समझाना है, बालक को, बच्चे को, जैसे ये रूही को समझाना है, किसी को भी समझाना है, किसी छोटे बच्चे को, तो कैसे समझाओगे तुम? मैं बताता हूँ, सुनो आसान से। देखो होता क्या है, हमारे पास कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। कैपिटल टी के यहाँ पे अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या है? अलील है। और स्मॉल टी भी क्या है? अलील है। सब कितने कितने हैं? 2 2 2। तो मल्टीपल का मतलब क्या है? 2 से
ज्यादा, वो सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाएंगे। अरे 2 से ज्यादा वाला क्या हो जाएंगे? मल्टीपल। अभी को बताओ, यहां पे ब्लड ग्रुपिंग क्या है? ए है। किसी इंसान के अंदर या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ए अगर होगा तो क्या कंडीशन है? ए और ए, या फिर ए या फिर ओ। तो अगर किसी इंसान में इंडिविजुअल स्टडी करो, उस इंसान को अकेले में स्टडी करो, तो उसके पास सिर्फ कितने एलील दिखेंगे तुम्हें? 2। अगर तुम्हारे अंदर, इस बच्चे के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप आया है, तो कहीं ना कहीं इसके पिताजी के अंदर जो है उस तरह का कंटेंट होगा, तभी तो ट्रांसफर हुआ है। या तो ए बी होगा, ए बी होगा दोनों साइड में, तभी तो उसके पास ए बी आया है। अगर वो ए ब्लड ग्रुप का है तो फादर साइड से या तो ए आया होगा, मदर साइड से भी ए आया होगा, या फिर फादर साइड से अगर ए आया है तो मदर साइड से ओ आया होगा, या फिर मदर साइड से अगर ए आया है तो फादर साइड से ओ आया होगा, है कि नहीं? तो हम एक बात बताओ, इंडिविजुअल तौर पे हमारे पास कितने, हम कौन से वाले, हम एप्लॉइड वाले हैं डिप्लॉइड वाले हैं? हम ह्यूमंस डिप्लॉइड ही तो हैं। हमारे पे कितने क्रोमोसोम्स आएंगे? 2 आएंगे। तो एक पे तो एक ही आ सकता है, तो दूसरे पे एक ही आएगा, तो टोटल हमारे में कितना आ सकता है एक टाइम पर? 2। तो हम मैक्सिमम कितना कैरी कर सकते हैं? 2। लेकिन अगर मैं जनसंख्या में बात करूं, मैं ये बोलूं कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे, तो तुम ए भी बोलोगे, तुम बी भी बोलोगे, तुम ए भी बोलोगे, अरे बोल रहे हो, और ओ भी बोलोगे। तो यहां क्या अलील 4 की बात हो रही है? 2 से अधिक की बात हो रही है? अरे पॉपुलेशन में तो ए वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, ए बी वाले भी हैं, ओ वाले भी हैं, तो पॉपुलेशन में तो बहुत सारे आ गए कैरेक्टर्स, है कि नहीं है? लेकिन इंडिविजुअल तौर पे इंसान या तो ए हो सकता है, या बी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, या फिर ओ हो सकता है। और वो भी किससे होगा? तो 2 से ही आएगा। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप एक ही ब्लड ग्रुप की बात करोगे, लेकिन पॉपुलेशन लेवल पे आप बहुत सारी की बात करोगे। तो मल्टीपल एलिलिज्म की जो स्टडी होती है वो कहां होती है? पॉपुलेशन लेवल पे होती है। बस ये लॉजिक तुम्हें दिमाग में रखना था, क्योंकि पॉपुलेशन लेवल पे अलग अलग लोग के पास अलग अलग वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे, तो एलिलिज्म मल्टीपल हो गया। और इंडिविजुअल की बात करोगे तो 2 आएगा और दिखेगा कोई भी एक। बोलो ना, या नहीं समझ में आया क्या? थोड़ा लॉजिक समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखना, कोडोमिनेंस इंडिविजुअल की स्टडी है और मल्टीपल एलिलिज्म पॉपुलेशन की स्टडी है। नाम से ही आ गया मल्टीपल एलिलिज्म। इसी के साथ आपके मेंडल्स के सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो गए। ठीक है, दैट्स एंड ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ मेंडल। और लास्ट में की बात बोलूंगा, वेयर देयर इज एक्सेप्शन देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चंस के पूरे चांसेस हैं, स्किप नहीं कर सकते। आज की सभा यही समाप्त की जाती है। कल हम लोग जो है प्लेयोट्रॉपी और फिर मॉर्गन की स्टडी करेंगे, है ना? आज के लिए इतना ही।